नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। कितनी विधियां? प्रमुखतः वैसे तो 4 विधि है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 3 विधियों की बात करने वाले हैं। इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अनुपातिक या प्रतिशत विधि, तो इनके जो प्रतिपादक थे फ्लक्स थे, ध्यान रखना है इनके प्रतिपादक फ्लक्स थे। अब आगे बात करते हैं हम अनुपातिक या प्रतिशत विधि में होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से हमें क्या प्राप्त होती है? मांग की लोच प्राप्त होती है। या इसे कह सकते हैं अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाता है। ये प्रतिशत विधि से है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मांग में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक मांग, और इनके भाग में है कीमत में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक कीमत। ऊपर मांग में परिवर्तन और प्रारंभिक मांग ली गई है, यानी कि इसे हम चलो बाद में एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूंगा, पहले आप देख लीजिए। Q1 यहाँ पर क्या है, हमारी नई मांग है, और Q जो है वो Q प्रारंभिक मांग है, और इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा डेल्टा Q, यानी कि मांग में परिवर्तन। इसी प्रकार नई कीमत P1 है और प्रारंभिक कीमत P है, दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा P प्राप्त होगा, और बटा में P का P यही आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डेल Q बटा में डेल P इंटू P बटा Q। चलिए यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ED है ये मांग की कीमत लोच है, Q जो है प्रारंभिक मांग है, P प्रारंभिक कीमत है, Q1 नई कीमत है, नई मांग है, और P1 नई कीमत है। डेल P मांग में परिवर्तन, डेल Q मांग में परिवर्तन है, और डेल P कीमत में परिवर्तन है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी कीमत पहले कितनी है, 100 रुपये है। पहले कितनी है उसकी कीमत? 100 रुपये है। अब जो कीमत है घटकर क्या हो जाती है, 50 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी प्रारंभिक कीमत, और ये हो जाएगी नई कीमत। इनका जो डिफरेंस होगा P1 माइनस P, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डेल P। इसी प्रकार मान लीजिए मात्रा है 100 रुपये कीमत पर मात्रा कितनी है? 100 रुपये कीमत पर मात्रा जो है वो 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, और 50 रुपये कीमत पर जो मात्रा है ये Q हो जाएगा। 50 रुपये पर मात्रा है 750 ग्राम है, तो ये Q1 हो जाएगा, यानी कि ये नई मात्रा हो जाएगी और ये प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? Q1 माइनस Q, ये हमारा हो जाएगा डेल Q। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, और इनके जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आधार पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन वो एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इनके मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं, इनके वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा कि इनके द्वारा लोच हम कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, वो मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए, अनुपातिक या प्रतिशत विधि में आगे इसे सीमांत फलन व औसत फलन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो चीज़ है इसे अनुपातिक या प्रतिशत विधि में सीमांत फलन और औसत फलन के रूप में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ME बटा में AF, सीमांत फलन बटा में औसत फलन। इसके बाद में बात करते हैं
मांग की कीमत लोच के दो या अधिक मानों की तुलना करते समय ऋणात्मक चिन्ह को हटा देते हैं और ऋणात्मक चिन्ह केवल मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल को ही दर्शाता है। तो ये बात नॉर्मल सी बात है, आपने ध्यान में रखना है। इनमें अगर कोई माइनस का चिन्ह आता है तो उसे हम हटा देते हैं, वो सिर्फ इसके ऋणात्मक ढाल को ही व्यक्त करता है। यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा 1/में स्लोप ऑफ मांग वक्र डी डी इंटू P/Q। इसके बाद में ये एक और ध्यान देने वाली बात है, अधिक ढालू मांग वक्र की लोच कम होगी, जबकि कम ढालू मांग वक्र की लोच क्या होगी, अधिक होगी। इसे मैं आपको वक्र के द्वारा समझाता हूं। देखिए, ये मान लीजिए एक मांग वक्र है, इसका नाम मैं दे देता हूं सी डी। और इसी प्रकार एक और मांग वक्र है, ये दो मांग वक्र मैंने लिए हैं, इसका नाम मैं दे देता हूं ए और बी। ये डी, सॉरी उल्टा लिख दिया, डी। देखिए यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश कीजिए, अधिक ढालू मांग वक्र की लोच कम होगी, अधिक ढालू मांग वक्र की लोच क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर जो ए बी मांग वक्र है, ये वाला ए बी जो मांग वक्र है, इसका ढाल अधिक है, इसका ढाल अधिक है, ए बी का ढाल जो है वो अधिक है। और सी डी हमारे पास जो मांग वक्र है, सी डी जो हमारे पास मांग वक्र है, ठीक है, सी डी हमारे पास जो मांग वक्र है उसका ढाल इसकी तुलना में कम होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका ढाल कम है तो इसकी मांग की लोच अधिक होगी, इसका ढाल अधिक है तो इसकी मांग की लोच कम होगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अगली हमारी विधि है ज्यामिति विधि या बिंदु विधि। इसके जो प्रतिपादक थे वो बोल्डिंग थे। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो, ज्यामिति विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना में किया जाता है। ये मांग वक्र है, इसके किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना किया जाता है। यहाँ पर जो ए बी हमने एक सरल रेखीय मांग फलन लिया है, ठीक है। ये जो पी बिंदु है ये इसे दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, यानी कि एक तो पी बी हिस्सा है और एक ए पी हिस्सा है, ठीक है। तो अब ये बिंदु विधि के द्वारा हम, ज्यामिति विधि के द्वारा हम देखेंगे कि मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है। इसके अंदर होता क्या है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है, ठीक है। मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो मांग वक्र की लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर है, पूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और हम बिंदु विधि से प्रत्येक बिंदु पर हम मांग की लोच की गणना करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे आगे देखिए। सबसे पहले ई डी पी बिंदु पर, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पी बिंदु पर। पी देखिए बिल्कुल बीच में है, हमने ये 6 सेंटीमीटर लिया है तो 3 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे। सबसे पहले तो हम ये निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, निचला हिस्सा हो जाएगा पी बी, यहाँ से यहाँ तक पी बी, और ऊपरी हिस्सा हो जाएगा पी ए। ये हमने ये मान पुट कर दिया। अब टोटल हमने 6 सेंटीमीटर वैल्यू ली थी, इसकी टोटल कितनी वैल्यू ली थी, 6 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल बीच में है तो 3 ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, तो 3/3 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यानी कि पी बिंदु पर लोच जो है वो क्या होगी, इकाई के बराबर होगी, ई बराबर 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे करते हैं ई डी, यानी कि एम बिंदु पर जब ज्ञात करते हैं तो निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा हमारा है एम बी और ऊपरी हिस्सा है हमारा एम ए। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है
ये मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर रह गया, कितना रह गया 1 सेंटीमीटर रह गया, और ऊपर कितना रह गया, फिर ऊपर रह गया 5, तो 1/5। तो जो लोच है वो हमें अगर इस सॉल्व करते हैं तो 1 से कम प्राप्त होती है, 1 से कम प्राप्त होती है। तो लोच यहाँ पर m बिंदु पर क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं ईडी बिंदु बी पर। बिंदु बी पर देखिए यहाँ पे 0 है, ये क्या है हमारी 0 है, तो 0 ऊपरी हिस्सा क्या रह जाएगा ए बी, ऊपरी हिस्सा रह जाएगा ए बी, यानी कि यहाँ पर हमारे ओ एक्स पर 0 सेंटीमीटर है बटा में 6, तो हमारे पास जो लोच प्राप्त होगी वो क्या होगी 0 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लोच क्या आ जाएगी, लोच आ जाएगी यहाँ पर 0 0 बी बिंदु पर। अब आगे बात करते हैं हम ईडी एन बिंदु पर। तो देखिए एन बिंदु अब ऊपरी हिस्से में आगे हैं, तो निचला हिस्सा क्या रह गया, एन से बी रह गया, एन से बी, और ऊपरी हिस्सा रह गया एन ए, ऊपरी हिस्सा रह गया एन ए, ये इतना रह गया एन ए। तो अब जो नीचे वाला हिस्सा है वो अब हमारा 5 सेंटीमीटर है और ऊपरी हिस्सा हमारा 1 सेंटीमीटर है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे प्राप्त होगा 5। तो यहाँ पर जो लोच है देखो 1 से अधिक का ही है ना, तो यहाँ पर जो लोच है वो इकाई से अधिक है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं ए बिंदु पर, ईडी ए बिंदु पर, मांग की लोच ए बिंदु पर। तो जो निचला हिस्सा क्या है हमारा ए बी, निचला हिस्सा है पूरा ही ए बी, पूरा नीचे रह गया ए बी, और ऊपरी हिस्सा हमारा 0, ठीक है ओ। अब ये पूरी लाइन कितनी है 6 सेंटीमीटर की, लेकिन ए पर बिंदु पर कितना है 0 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत आएगा। तो यहाँ पर जो लोच है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बात करते हैं हम तीसरी विधि की, कुल व्यय विधि। अब आगे बात करते हैं हम कुल व्यय विधि की, यानी कि ये विधि जो है मार्शल के द्वारा दी गई थी, मार्शल के द्वारा कुल व्यय विधि। तो कुल व्यय विधि में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच को मापा जाता है। किसके आधार पर, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच को मापा जाता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए जब कीमत बढ़ेगी तो कुल खर्च भी बढ़ जाएगा, और जब कीमत घटेगी तो कुल खर्च भी घट जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमारी जो लोच है वो क्या होगी, बेलोचदार होगी। लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कीमत के घटने बढ़ने पर, कीमत के घटने या बढ़ने पर अगर कुल खर्च स्थिर रहता है, कुल खर्च अगर स्थिर रहता है तो जो लोच है वो कैसी होगी, इकाई लोचदार होगी, इकाई के बराबर होगी। अब अगर कीमत घटने पर कुल खर्च बढ़ जाए, विपरीत हो जाए, और कीमत बढ़ने पर कुल खर्च घट जाए। देखिए यहाँ पर जो है एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, एक दिशा में कीमत बढ़ रही है खर्च भी बढ़ रहा है, कीमत घट रही है खर्च भी घट रहा है, तो ऐसे में तो लोच होगी बेलोचदार। और जब कीमत घटे या बढ़े लेकिन कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कुल खर्च स्थिर रहे, तो लोच होगी इकाई लोचदार। अब अगर कीमत घटे कुल खर्च बढ़ जाए और कीमत बढ़े तो कुल खर्च घट जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो लोच होगी वो क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, इकाई से अधिक लोच होगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम 3 विधियों के बारे में बात की है। अब आगे देखिए मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या इसके निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता पर। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं जिन्हें कह सकते हैं, वे वस्तुएं जिनके निकट के स्थानापन्न पदार्थ होते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी होगी, इनकी मांग कैसी होगी, लोचदार होगी। और वे वस्तुएं जिनके निकट स्थानापन्न नहीं होती है उनकी मांग क्या होगी, कम लोचदार होगी, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वस्तु की प्रकृति पर। वस्तु की प्रकृति यानी कि वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं और विलासिता की वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अगर बात करें, जो वस्तुएं आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है, जो वस्तुएं आवश्यक होती है उनकी मांग बेलोच होती है। इनकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता इनके उपभोग को घटा नहीं सकता, जैसे अनाज वगैरह हो गया,
दवाएं वगैरह हो गई, ये अत्यावश्यक वस्तुएं होती है, ये हमें खरीदनी पड़ती हैं, उपभोग में लेनी ही पड़ती हैं। दूसरी किस्म की बात करें तो दूसरी किस्म में वस्तुएं आती हैं आरामदायक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? आरामदायक वस्तुएं। देखिए इनमें क्या होता है, इन वस्तुओं की मांग की लोच एक होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च क्या रहता है? समान रहता है। वो होती है आरामदायक वस्तुएं। तीसरी किस्म की वस्तुएं आती हैं विलासिता की वस्तुएं। तो इनकी कीमतों में अगर परिवर्तन होने पर इनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है तो इनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे वातानुकूलित संयंत्र वगैरह हो गए, यानी कि हमारी ऐशो आराम की जो वस्तुएं हैं वो विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद में बात करते हैं हम वस्तु के विभिन्न प्रयोग। तो इसमें क्या होता है, वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका दूसरे उपयोगों से प्रयोग घटाकर सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाले काम में लेंगे। जैसे मान लो भी बिजली की दरों में वृद्धि हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसके फलस्वरूप जो बिजली का प्रयोग है, जैसे घरों में देखते हो आप, लोग पानी गर्म करने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये चीज़ कम हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं समय अवधि। किसी वस्तु का प्रयोग अल्पकालीन होने पर उस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होगी, ये ध्यान रखना। और जब किसी वस्तु का प्रयोग दीर्घकालीन होता है तो उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि ये अगर किसी वस्तु का प्रयोग जो है थोड़े समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, उसकी अवधि कम है, तो मांग की लोच क्या होगी? बेलोचदार होगी। और किसी वस्तु का प्रयोग दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए होता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? लोचदार होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं वस्तु पर आय का व्यय होने वाला अनुपात। देखिए किसी वस्तु पर यदि आय का व्यय अनुपात कम है तो उसकी मांग बेलोचदार होगी। और किसी वस्तु पर यदि आय का व्यय अनुपात अधिक हो तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? लोचदार होगी। इसके अलावा भी कुछ एक और बातें हैं, जैसे उपभोग को स्थगित करना यानी कि वस्तुओं की मांग लोचदार होगी जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है। जैसे गृह निर्माण की मांग ऐसा उदाहरण है। जब ब्याज दरें अधिक होती है तो लोग गृह निर्माण हेतु ऋण की मांग कम करते हैं, और ब्याज की दरें कम होती है तो ऋण की मांग जो है वो अधिक करते हैं। ठीक है। और ये वाला 5 नंबर पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं इसे दोबारा समझा दूं। वस्तु पर आय का व्यय होने वाला अनुपात। देखिए उपभोक्ता है, अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करते हैं तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या होती है? बहुत कम होती है। जैसे ऐसी वस्तुओं के अंदर अब हम एग्जाम्पल लें तो माचिस हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, और वे वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है उनकी मांग क्या होती है? लोचदार होती है। जैसे कार वगैरह, साधन वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अलावा उपभोक्ता की आदतों पर भी इसमें होता है। उपभोक्ता की आदत में देखिए व्यस्त जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं उनकी मांग कैसी होती है? बेलोच होती है। जैसे सिगरेट, तंबाकू वगैरह हो गई। ठीक है। इन वस्तुओं पर अगर करों को बढ़ाने पर भी इन वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे हम बात करते हैं इसके अलावा भी, जैसे है मांग की जो लोच के अन्य प्रकार भी है, जैसे आय लोच होगी, तिरछी लोच होगी, प्रतिस्थापन लोच होगी। तो इन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे वस्तुओं की लोच, कौन सी वस्तुओं की लोच किस प्रकार की होती है। इसके लिए मैंने अलग से नोट्स तैयार किए हैं तो उनके द्वारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये अलग से लिख दिया है मैंने, एग्जाम में पूछ सकता है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग कैसी होती है, आरामदायक वस्तुओं के लिए कैसी होती है, विलासिता की वस्तुओं के लिए कैसी होती है। तो इनको मैं वस्तुओं को अभी पीछे समझा चुका हूँ। आवश्यक वस्तुएं कौन सी है, आरामदायक वस्तुएं कौन सी है, विलासिता की वस्तुएं कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यक वस्तुओं के बारे में। आवश्यक वस्तुएं, देखिए आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग कैसी होती है? बेलोच होती है। अब आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आपको पता ही है अनाज वगैरह आ जाएगा। ठीक है। दवाएं वगैरह आ जाएंगी जो ज़रूरी ही है हमारे लिए। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आरामदायक वस्तुओं के लिए लोच कैसी होगी? साधारण लोचदार होगी। ठीक है। आरामदायक वस्तुओं के लिए लोचदार होगी। इसके बाद में बात करते हैं हम विलासिता की वस्तुओं में। हमारी जो ऐशो आराम की वस्तुएं हैं उनकी मांग कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। उनकी मांग कैसी होती है? अत्यधिक
लोचदार होती है। अब बात करते हैं, यदि किसी वस्तु के अन्य स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है तब मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। ये बातें मैं वैसे पीछे समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ दोबारा से। इसके बाद में बात करते हैं, अगर वस्तु के किसी के वैकल्पिक प्रयोग है, एक ही वस्तु को किसी अन्य उपयोग में भी लिया जा रहा है तो उसकी मांग लोचदार होती है। यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है तो उसकी मांग लोचदार होती है। जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। और तथा जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का सूक्ष्म भाग व्यय करता है उसकी मांग बेलोच होती है। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच बेलोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग बेलोच होती है। और अब बात करते हैं टोजिंग के अनुसार। टोजी के अनुसार, अगर समाज में धन का वितरण असमान है, समाज में धन का वितरण असमान है तो मांग कैसी होगी? बेलोच होगी। और लोच कैसी होगी? बेलोच। और वितरण अगर समान है तो लोच अत्यधिक लोचदार होगी। इसी प्रकार मार्शल ने भी समय तत्व को मांग की लोच से जोड़ा। ठीक है, तो ये आपने बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है, कौन सी वस्तुओं की लोच किस प्रकार की होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।